गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं दो लंबी धारावाही परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। तो आइए देखते हैं कि हम किस आधार पे इन परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, मैं सबसे पहले धारावाही परिनालिका बना रहा हूँ। तो धारावाही परिनालिका जैसा कि हमको विदित है कि एक बेलनाकार पदार्थ होता है जिसके ऊपर तांबे के तार लपेटे जाते हैं। तो इस बेलनाकार पदार्थ के ऊपर ये तांबे का तार लपेटा गया है। ये प्राथमिक धारावाही परिनालिका है जिसकी जो लंबाई है वो मान लेते हैं स्मॉल एल है, एज इट इज है, जबकि इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं n1 जो फेरों की संख्या है वो प्रति एकांक लंबाई के सापेक्ष फेरों की संख्या है। जबकि ओवरऑल अगर मैं टोटल फेरों की संख्या की बात करूं तो n1 विच इज इक्वल टू स्मॉल n1 इंटू n1 जो प्रति एकांक लंबाई के सापेक्ष फेरों की संख्या है, l से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसमें फेरों की संख्या निकल जाएगी। जबकि इसके अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब इसमें हम I धारा प्रवाहित करते हैं, मान लेते हैं I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जैसे ही I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो चुंबकीय क्षेत्र द्वितीयक परिनालिका से बद्ध होगा। तो हम यहाँ एक द्वितीयक परिनालिका का भी निर्माण कर रहे हैं। इसके जस्ट सामने जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये हमारा जो है वो द्वितीयक परिनालिका है, जैसा कि मैं शो कर रहा हूँ डेल्टेस के माध्यम से इस प्रकार से। तो ये जो धारावाही परिनालिका है ये द्वितीयक परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या हम मान ले रहे हैं n2। इसकी लंबाई भी सेम है जैसा कि प्राथमिक धारावाही परिनालिका की है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एक समान ले रहे हैं। चूंकि इसमें प्रति एकांक लंबाई के सापेक्ष फेरों की संख्या n2 है तो इसके आधार पर टोटल फेरों की संख्या जो हो जाएगी वो n2 इंटू स्मॉल l होगी। तो निश्चित तौर पर जब इसमें I1 हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र द्वितीयक कुंडली मतलब द्वितीयक धारावाही परिनालिका से बद्ध होगा। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B1, तो B1 जो I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B1 हो जाएगी वो हो जाएगी μ0 n1 I1 धारा प्रवाहित करें, इस फेरों की संख्या n1 है। तो इसमें जो प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो B1 हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो द्वितीयक कुंडली से बद्ध होता है। इसलिए बोला जा रहा है कि प्राथमिक कुंडली के कारण द्वितीयक कुंडली या प्राथमिक धारावाही परिनालिका के कारण द्वितीयक धारावाही परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीयक धारावाही परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है phi = NBA। ये हमारे पास सूत्र है। अब चूंकि प्राथमिक कुंडली के कारण द्वितीयक कुंडली या प्राथमिक परिनालिका के कारण द्वितीयक परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो इसको हम 1 2 दे रहे हैं। 1 इज रिप्रेजेंट फॉर प्राइमरी एंड 2 इज रिप्रेजेंट फॉर द सेकेंडरी। तो प्राथमिक धारावाही परिनालिका के कारण द्वितीयक धारावाही परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कहीं ना कहीं द्वितीयक धारावाही परिनालिका से बद्ध होगा। इसलिए n का जो मान हो जाएगा वो n2 हो जाएगा। जबकि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो प्राथमिक धारावाही परिनालिका में उत्पन्न हुआ, इसलिए हो जाएगा B1। चूंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों का सेम है इसलिए कैपिटल A ही लिया जा रहा है। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं phi12 = n2। B का मान जो है, B1 का मान है हमारे पास μ0 n1 I1 इंटू A का मान एज इट इज A रखा गया है। अब हम ये जानते हैं कि चूंकि n1 इंटू L इज इक्वल टू n1, कैपिटल N1 है, तो इसके आधार पर हम स्मॉल n1 बराबर कैपिटल N1 अपन L लिख सकते हैं। तो phi12 का जो मान हो जाएगा वो n2 इंटू μ0, n1 का जो मान हो जाएगा वो n1 अपन L इंटू ये I1 बाहर में A हो जाएगा। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं phi12 = μ0 n1 n2 I1 इंटू A अपन स्मॉल l। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इट इज ले लेते हैं। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे कि प्राथमिक कुंडली के कारण
या प्राथमिक धारावाही परिनालिका के कारण द्वितीयक धारावाही परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो हमारे पास इस प्रकार से निकला है, जबकि अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से हमको पता है कि phi = mi। अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से हम जानते हैं phi = m × I, तो उसके आधार पे ये लिखा जा सकता है phi 1 to 1 2, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 जो है वो प्राथमिक धारावाही परिनालिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 2 जो है वो द्वितीयक धारावाही परिनालिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी m को हम 1 2 के कारण, पहले के कारण दूसरे में जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक उत्पन्न होगा उसकी बात की जा रही है, तो इसलिए m 1 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि I का जो है हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, प्राथमिक धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके आधार पर इसको I1 लिखा गया है। तो ये समीकरण हो जाएगा 2, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो इस आधार पर लिख सकते हैं phi 1 to I1 which is equal to mu1 mu0 n1 n2 I1 into A अपन स्मॉल n। इस आधार पर अगर हम चाहें तो I1 और I1 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास M12 का जो मान होगा वो हो जाएगा mu0 n1 n2 I1 कैंसिल हो गया A/N, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3rd। इसके आधार पर हम बोले कि प्राथमिक धारावाही परिनालिका के कारण द्वितीयक धारावाही परिनालिका से बद्ध जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान होगा वो M12 = mu0 n1 × n2 × A/L। अब इसी से आगे बात करते हैं इसके दूसरे सेक्शन का, तो वास्तव में क्या होता है कि जब ये धारावाही परिनालिका के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध होता है, फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यदि द्वितीय कुंडली या धारावाही परिनालिका में प्रेरित धारा जो है वो I2 है, तो निश्चित तौर पे I2 के कारण इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि हम मान लेते हैं V2 है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो अब जो है हम बात कर रहे हैं इसके दूसरे सेशन की बात करने जा रहे हैं। ये प्राथमिक कारण द्वितीय का हमने एनालिसिस कर लिया, अब द्वितीय के कारण प्राथमिक का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से इसी डायग्राम के माध्यम से, यहीं पर हम स्टार्ट करेंगे कि जब इसमें I2 धारा प्रवाहित करती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि I2 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो होगी B2। तो B2 = अब जो है यहाँ पर फेरों की संख्या हो जाएगी N2 और इसमें धारा का परिमाण I2 है, तो ये हो जाएगा N2 और धारा का परिमाण हो जाएगा I2। तो ये दूसरे के कारण पहले में बात करेंगे। तो द्वितीयक धारावाही परिनालिका के बोलकर ये बोला जा सकता है कि प्राथमिक, अब जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये प्राथमिक जो धारावाही परिनालिका होगा उससे बद्ध होगा, तो प्राथमिक धारावाही परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो ये बोला जा सकता है 2-1 लेने के पीछे कारण ये है, उद्देश्य ये है कि अब जो है वो द्वितीयक धारावाही परिनालिका से प्राथमिक धारावाही परिनालिका से बद्ध हो रहा है, तो उस आधार पे बोल सकते हैं 2-1। तो उस समय जो बद्ध होने की बात की जाएगी, तो यहाँ से जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो प्राथमिक धारावाही परिनालिका से बद्ध होगा, इसलिए फेरों की संख्या ली जाएगी यहाँ पर N1, जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो B2 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा B2, तो phi2 = N1 V2 × A। अब यहाँ से फिर से वही चीज, यहाँ पर 2-1 हो जाएगा। N2 की जगह हमारे पास है N1, B2 की जगह हमारे पास जो मान आया है mu0 n2 I2, तो N2 और ये हो जाएगा I2। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अब जो है सेशन हम चेंज किए हैं, हम अब कर रहे हैं कि द्वितीयक धारावाही परिनालिका के कारण प्राथमिक धारावाही परिनालिका के लिए। तो चूंकि क्षेत्रफल दोनों का सेम रखा गया है, इसलिए क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो एज इट इज ही है। यहाँ पर फिर से चेंज कर होगा 2-1, यहाँ पर हो जाएगा N1, जबकि यहाँ पर N2 और ये हो जाएगा I2। तो इसके आधार पे phi2 का जो मान निकलेगा N1 × N2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ धारा I2 हो जाएगा, जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई एक समान होने के कारण एक जैसे रहेगा। ये समीकरण 3 था, तो हम आगे दे देते हैं समीकरण 4। जबकि फिर से अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा यूज करेंगे। अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से हमको पता है phi = mi, तो यहाँ पर 2-1 मतलब दूसरे के कारण पहले पर, तो ये भी हो जाएगा 2-1, जबकि ये हो जाएगा I2। अब धारा I2 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो मान होगा N2
ये N2 हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू N2। तो आइए बात करते हैं उससे आगे। तो समीकरण हम इसको 4 दिए तो ये समीकरण हो जाएगा 5 और यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से। तो समीकरण 4 और 5 से ये हो जाएगा M21 और ये हो जाएगा I2, जहाँ पर भी I2। तो अब ये जब कैंसिल होगा तो I2 और I2 कैंसिल हो जाएगा, तो M21 का जो मान निकलेगा वो म्यू0 N1 N2 A अपन L। तो M21 का जो मान निकलेगा म्यू0 N1 N2 A अपन L हो जाएगा। तो इस आधार पर अगर देखें तो ये समीकरण 6। हमने समीकरण 3 में देखा कि M12 का मान भी हमको यही मिला था और समीकरण 6 में देख रहे हैं कि M21 का मान भी हमको वही मिल रहा है। तो इस आधार पे बोल सकते हैं कि समीकरण 3 व 6 से समीकरण 3 और 6 में M12 का जो मान मिला था वो M21 के मान के बराबर है। तो इस आधार पे दोनों का मान जब इक्वल है तो हम उसको कैपिटल M लिख सकते हैं, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण, तो कैपिटल M। तो इस आधार पे जो कैपिटल M का मान है वो हो जाएगा म्यू0 N1 N2 A अपन स्मॉल l। ये ओवरऑल सूत्र हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। ये होगा किसी भी धारावाही परिनालिका के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का अभिष्ट व्यंजक।